Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. So, हमने ज्योग्राफी का लेसन थर्ड स्टार्ट कर रखा है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले समझा चुके हैं, करवा चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जिसमें हम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है, किसके कारण? मोल्टन मैग्मा के कारण। तो हमारी अर्थ पर टू टाइप्स के मोमेंट्स हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक के बारे में हम अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनो के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, इसके बारे में रीड आज करेंगे। तो हम सबसे पहले मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में रीड करेंगे कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मेजर जो लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे ओशियंस हैं, सी हैं, और कंटिनेंट हैं, प्लेटोज हैं, ये सब हमारे क्या हैं? लैंड फॉर्म्स हैं। तो इसमें क्या होता रहता है? बदलाव आता रहता है। इसी लेसन में हम पढ़ रहे हैं चेंजिंग आवर अर्थ। तो जो बदलाव होता रहता है वो कैसे होता रहता है? तो हम एंडोजेनिक पढ़ चुके हैं कि अर्थक्वेक से होते रहते हैं, वोल्केनो से होते रहते हैं। हम अब पढ़ रहे हैं एक्सोजेनिक से। तो मेन जो है हमारा, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो हमारे बदलाव आते रहते हैं लगातार, वो टू प्रोसेस के कारण, वेदरिंग एंड इरोजन। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। यानी कि वेदरिंग क्या है कि टूटना, किसका? चट्टानों के टूटने से जो बदलाव आते रहते हैं। जैसे हमने 7th क्लास में ही हमने अब क्या किया था, कितने टाइप की रॉक के बारे में पढ़ा था, आइग्नियस, सेडिमेंट्स एंड मेटामॉर्फिक। वो रॉक्स में चेंज होते रहते हैं, लेकिन रॉक्स के टूटने से जो हमारे अर्थ सरफेस पे बदलाव आता है वो वेदरिंग है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, पॉइंट्स एंड आइस। यानी कि इरोजन क्या है? मिट्टी का बहना, किसके द्वारा? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, या आइस के द्वारा। ये डिफरेंट एजेंट हैं जिससे इरोजन होता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। यानी हवा और पानी के द्वारा जो इरोडेड मटेरियल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इवेंचुअली डिपोजिट दीज, और कहीं एक जगह जाकर बाद में जमा हो जाना। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं? क्रिएट हो जाती हैं। किसके कारण? इरोजन और डिपोजिशन के कारण। ओके, तो हम फर्स्ट किसका वर्क कर रहे हैं? रिवर। आपको हैरानी होगी कि रिवर भी काम करती है, तो हम इसमें वर्क ऑफ रिवर करेंगे। द रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप्स। तो कहाँ जाता है बहता हुआ पानी? लैंडस्केप है जो हमारी, उससे भी क्या बनती है? स्थलाकृतियां बनती हैं। बहते हुए पानी से भी हमारी मिट्टी का जो प्रदन होता है, तो हमारी स्थलाकृति बनती रहती है। व्हेन द रिवर टम्बल एट स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म एज ए वाटरफॉल। तो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज वाटरफॉल। वाटरफॉल की जब नदी का ऊपरी चट्टानी परत से या चट्टानी माउंटेन से एकदम पानी का नीचे गिरना, किसी घाटी में गिरना, स्टीप वैली में गिरना ही क्या कहलाता है? वाटरफॉल। यानी कि वाटरफॉल को जलप्रपात कहते हैं। एक अत्यधिक कठोर चट्टान से या खड़ी चट्टान से पानी का गिरना ही वाटरफॉल कहलाता है। तो हम साइड में डू यू नोज में 3 वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। वो कहाँ है? वेनेजुएला में, इन साउथ अमेरिका के अंदर। दूसरा जो वाटरफॉल है हमारा, नियाग्रा वाटरफॉल है। ये कहाँ है? बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, इन नॉर्थ अमेरिका में। और थर्ड यहाँ विक्टोरिया वाटरफॉल के बारे में बताया गया है, वो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन अफ्रीका के अंदर। तो 3 हमने यहाँ वाटरफॉल के बारे में पढ़ा। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, वाटर हार्ड रॉक से पानी एकदम गिर रहा है। एज द रिवर एंटर द प्लेन, जैसे रिवर कहाँ एंटर करती है? प्लेन, समतल एरिया में जिसमें हम रह रहे हैं, तो उसमें ट्विस्ट आता है, बदलाव आता है। टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नो एज मेंडर। तो मिट्टी पर बहने से उसके अंदर मोड़ बनते रहते हैं। एक तो माउंटेन एरिया से बहती हुई नीचे की तरफ आती है तो उसमें मोड़ नहीं बनते हैं। तो अब यहाँ समतल एरिया पर बहने से उसके अंदर मोड़ बनते हैं, और उन्हीं मोड़ को हम मेंडर्स बोलते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन, रिवर के अंदर पानी का इरोजन होना, और कहीं जाकर जहाँ पर थोड़ी सी पानी का जो
फ्लो है वो धीमा हो जाता है तो वहाँ डिपोजिशन भी हो जाता है। तो इस प्रकार उसके मेंडर से वो साइड में बनते चले जाते हैं। द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, जब मोड़ और नजदीक बनते चले जाते हैं तो इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद मेंडर लूप कट ऑफ, तो ये मेंडर अपने आप साइड में एक कट की तरह अलग हो जाते हैं, रिवर से कट होके अलग हो जाते हैं रिवर से, एंड फॉर्म एक कट ऑफ लेक्स, और इस तरह से एक लेक का निर्माण बनता है जिसको हम ओक्स बोल लेक्स बोलते हैं। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, कई बार आपने देखा है कि रिवर का पानी जितना ज्यादा मात्रा में हो जाता है कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है और किनारों के ऊपर से बहने शुरू हो जाता है। दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, जो पानी है वो कहाँ बहनेगा, रिवर के साइड में जो एरिया है, खाली एरिया है वहां बहना शुरू हो जाता है। एज इट्स फ्लड्स, जिसको हम बाढ़ कहते हैं, इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक से, और लेकिन जो पानी है उसके साथ मिट्टी भी होती है, दूसरे मटेरियल भी होते हैं, और उनके अपने साथ पानी के साथ ही वो जम जाते हैं, और इनके जमने से ही दिस लीड टू फॉर्मेशन ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, इनके जमने से एक समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, और जो किनारे हैं रिवर के साइड के किनारे जो पानी बहता है वो थोड़े ऊंचे होते हैं, और इन्हीं किनारों को हम लीव्स बोलते हैं। रेज्ड बैंक यानी उठे हुए किनारों को हम लीव्स, तटबंध जिसको बोलते हैं, नदी के किनारे को लीव्स। एज द रिवर्स अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, यानी कि जैसे जैसे रिवर लास्ट में किसी समुद्र में, किसी ओशियन में, सी में जाकर मिलती है, हम सबको पता है कि रिवर माउंटेन से स्टार्ट होकर समतल एरिया से बहती हुई लास्ट में किसी ओशियन या सी में जाकर मिलती है, वहां तक पहुंचने में जो पानी का फ्लो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। रिवर विंग टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो लास्ट में जब पानी बिल्कुल धीमा हो जाता है, पानी की गति है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो वो एक धारा में बहने की बजाय अलग अलग धाराएं बन जाती हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बीइंग्स ए डिपोजिट इट्स लोड, यानी कि क्यों हो जाता है पानी का बहाव, क्योंकि अपने साथ जितनी मिट्टी कंकड़ रोक अपने साथ लाती है वो सब वहां जमना शुरू हो जाते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म इट्स ओन माउथ, अलग अब जो एक उसका अलग अलग धारा है वो अलग अलग अपना एक माउथ बना लेती हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा, इस प्रकार से जो अलग अलग माउथ बनते हैं उनको हम डेल्टा बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये एक रिवर के क्या हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, इस पार्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और लास्ट में जो रिवर समुद्र के अंदर या ओशियन के अंदर मिलता है। जैसे हमें पता है कि हमारी इंडिया की मोस्टली जो रिवर है, हिमालय रिवर, वो कहाँ जाकर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, और कुछ एक दो जो हमारी नर्मदा और तापी हैं वो रिवर हमारी अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये हमारी जो डेल्टा कौन सी रिवर बनाती हैं, जो हिमालय वाली रिवर जो हमारी हिमालय से बहती बहती लास्ट में भी वो बंगाल में बनते हैं। तो और यही हमारी जो तीन मेन रिवर हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ एक बड़ा डेल्टा बनाते हैं। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो हमारी ये तीन नदियां मिलकर बनाते हैं। तो अब हम करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि समुद्र के जो अंदर लहरें हैं वो क्या काम करती हैं। जैसे आपने रिवर के वर्क के बारे में पढ़ा, तो अब हम सी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। द इरोजन एंड द डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये कोस्टल होता है तटीय किनारा किसी समुद्र का, किसी ओशियन का, सी का, तो वहां जो लैंडफॉर्म्स होते हैं सी या ओशियन के किनारे, वो भी किसके कारण होते हैं, इरोजन और डिपोजिशन के कारण। तो सी वेव्स गिव राइज, कई बार क्या उठती हैं, ज्यादा तेज वेव्स होती हैं तो उसके उठने से लैंडफॉर्म बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, एक चट्टान है, तेज मात्रा से उठी हुई सी समुद्र की लहरें हैं, किस पर स्ट्राइक कर रही हैं, जो समुद्र के अंदर चट्टान है या किनारे हैं उनके स्ट्राइक कर रही हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, कई बार ये बहुत बड़ी तेज होती हैं, देन वाइडर, बहुत चौड़ी होती हैं। थस होलो लाइक्स केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, यानी कि जो चट्टान पर पानी का स्ट्राइक होता है, पानी बार बार उसे टकराता है, तो उसमें क्या बनना शुरू हो जाता है, होलो, एक छिद्र बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये छिद्र केव्स बन जाते हैं। चट्टान के अंदर एक छोटी गुफाएं बन जाती हैं, दे आर कॉल्ड द सी केव्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया सी केव्स कैसे बनते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, आप इस पिक्चर से समझेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ जैसे सी केव्स में दे रखे है वो उसको स्ट्राइक करती है तो इसमें गुफा बनती है,
और सेकंड पोजीशन में ये इसके इतना टकराने से जो गुफा बनी थी वो बिल्कुल टूट जाती है और पानी इसके चट्टान के बीच से क्रॉस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बच जाते हैं, ऊपर चट्टान की रूफ बच जाती है, थस फॉर्मिंग सी आर्केज, इसको हम बोलते हैं सी आर्केज। आर्क जैसे धनुष की तरह एक आकृति बन जाती है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। तो और थर्ड पोजीशन पे क्या है, जो बीच का पार्ट है वो पानी के टकराव से और टूट जाता है, तो लास्ट में इसकी थर्ड पोजीशन पे इसकी क्या बचती है, साइड में दीवारें ही बच जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर आज कॉल्ड स्टैक्स, इनको जो दीवार साइड में रह जाते हैं इनको हम स्टैक बोलते हैं। दी स्टीप्स रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबोव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। इस प्रकार से जो स्टीप्स रॉकी कोस्ट है, यानी कि जो चट्टानी से क्या है, किनारे हैं, जो किनारे हैं ये हमारे कौन से उसमें वर्टिकली तट बन जाते हैं, वर्टिकली किनारे बन जाते हैं, जिसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट, और जो ये लहरें हैं ये डिपोजिट करती रहती हैं कुछ सेडिमेंट्स को किसके साथ साथ, अलोंग द शोर, जो समुद्र का किनारा है, फॉर्मिंग द बीच, और क्या बन जाता है उससे, बीच बन जाता है। तो इसमें में हमने समुद्र की फाइव पोजीशन पढ़ी। फर्स्ट सी केव्स, गुफा टाइप बनता है। सेकंड सी आर्किड, धनुष टाइप में बनता है, और बीच का रास्ता है वो पानी बहने का बन जाता है। थर्ड जो दीवारें बसती है वो स्टैग होती हैं। फोर्थ जो चट्टानी वर्टिकल की तरह जो कोस्ट बन जाते हैं, किनारे बन जाते हैं, उनको सी क्लिफ बोलते हैं। और फिफ्थ जो समुद्र के साइड में डिपोजिट हो जाती है सेडिमेंट से, उससे हमारे बीचेज बन जाते हैं, जिसको हम समुद्र का बीच बोलते हैं। कई बार बोलते हैं कि हम समुद्र के बीच पर घूमने जा रहे हैं। तो ये सब क्या थी, वर्क ऑफ द सी वेव। हम इसको इस तरह चित्र के द्वारा या इस पिक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। वर्क ऑफ आइस आप सबने सुना होगा, देखा होगा या सुना होगा आइस के बारे में, ग्लेशियर के बारे में। तो आज हम इसके वर्क के बारे में रीड कर रहे हैं। ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ आइस। पूछा जा सके व्हाट इज ग्लेशियर, तो आप क्या दोगे, रिवर ऑफ आइस। किसकी नदियां, बर्फ की नदियां। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडजिंग सोयल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। तो बर्फ के कारण जैसे जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो बड़ी बड़ी रिवर ये आइस की चट्टानें वो गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसके साथ ही क्या होता है, जो कठोर चट्टानों में मिट्टी वो भी अपरदित होना शुरू हो जाती है, इरोजन होना शुरू हो जाती है। ग्लेशियर क्रेव आउट डीप होलो देयर, अपने नीचे बड़े बड़े होलो बना देते हैं, छिद्र बना देते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप एंड विद वाटर, जैसे जैसे आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, तो वो जो होलो बने थे उनमें पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता, पानी फील्ड हो जाता था, और बाद में क्या बन जाती है, ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं माउंटेन के अंदर। तो उनको हम लेक्स, झीलें बोलते हैं, पर्वतों पर जो झील पाई जाती हैं वो बन जाते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग स्मॉल, यानी कि जो सॉरी आइस अपने साथ, जो बर्फ अपने साथ बड़े बड़े और छोटे चट्टानों को अपने साथ लाती है, सैंड साथ लाती है, सिल्ट साथ में, तो गेट डिपॉजिट जो जहाँ जमा कर जाते हैं, जमा होते हैं, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन। तो जहाँ जमा होने से जो स्थान बनता है उसको हम ग्लेशियल मोरेन बोलते हैं, जिसको हिमनद हिमोड भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हम यहाँ करते हैं वर्क ऑफ वाइंड। हवा क्या काम करती है, तो ये हवा भी हम देखते हैं कि अपने क्या क्या काम करती है। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, क्या कभी आप किसी डेजर्ट या मरुस्थल में घूमने गए हैं। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सेंट डेम्स, या तो अगर जाएं फ्यूचर में या गए हैं तो उनकी पिक्चर को ध्यान से देखेंगे या इकट्ठे करेंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। तो डेजर्ट के अंदर जो एक्टिव, सबसे एक्टिव एजेंट है वो इरोजन और डिपोजिशन का काम करता है, वो है हवा। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ ए मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। कई बार हवा मिट्टी के ऐसी आकृति बना देती है, मशरूम के जैसी आकृति बन जाती है, जिसको हम उस आकृति के नाम से उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। winds erode the lower section of the rock more than the upper top, यानी कि अब हवा है नीचे एरिया को अपने साथ ज्यादा मिट्टी उठाती है, तो नीचे का एरिया है वो ज्यादा कट जाता है, और ऊपर का जो टॉप का एरिया है वो हवा के साथ कम उड़ता है। तो इस तरह जो शेप बनती है वो मशरूम रॉक के जैसी शेप बनती है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नोरेर बेस एंड वाइडर टॉप। तो इस प्रकार की जो शेप है चट्टाने, उनका जो नीचे का बेस है वो कम चौड़ा है, और ऊपर का जो
टॉप है वो ज्यादा चौड़ा है। तो इस क्या करते हैं, मशरूम के जैसी बन गई है, जिसकी कई बार आप क्या करते हैं, सब्जी भी खाते होंगे मशरूम की, तो उसकी जो शेप है वो देखना, इस तरह क्या करती है वहाँ डेजर्ट में बन जाती है। वहन द वाइंड ब्लो, जब हवा चलती है तो इट स्लीप्स एंड ट्रांसपोर्ट, वह किसको उठाती है, रेत को अपने साथ उठाते हैं, तेज हवा अपने साथ वो रेत को उठाती है और ट्रांसफर कर देती है सैंड को वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग सैंड फॉल एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हेलर, जब रुक जाती है, हवा का बहना रुक जाता है, तो जो उसकी अपने साथ मिट्टी लाई है वो वहीं जमा हो जाती है जहां हवा का बहना बंद हो जाता है। लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून, और जो स्ट्रक्चर अब बनता है मिट्टी के जमने से उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स या बालू टिब्बा, जिसके ना कह सकते हैं। वहन द ग्रेन ऑफ सैंड, जो रेत के छोटे छोटे दाने हैं, वेरी फाइन है, लाइट हल्की है, द वाइंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो हवा अपने साथ इन हल्के और कणों को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत ज्यादा दूरी तक ले जा सकती है। वह सच सैंड इन डिपॉजिट इन द लार्ज एरिया, और जब ये ज्यादा मात्रा में कहीं इकट्ठी जमा हो जाती है तो इसको से क्या बन जाते हैं, लोएस बन जाते हैं। इसके मिट्टी के ऐसे लार्ज एरिया में जमने से जो बनते हैं उनको लोएस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के जो डिपॉजिट है वो लोएस कहाँ पाए जाते हैं, चाइना के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, और आई होप आपको यह लेसन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।